गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज हम लोग बीपीएससी 71th के लिए टेस्ट सीरीज को सोल्व करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले दृष्टि आईएएस के टेस्ट सीरीज को लिया है। क्योंकि दृष्टि आईएएस के टेस्ट सीरीज को एक अपना एक अलग ही वैल्यू है। कहा जाता है हिंदी माध्यम के लिए दृष्टि सबसे बेस्ट कोचिंग है, तो उसके क्वेश्चंस भी बहुत बार बीपीएससी और यूपीएससी में आते हैं। तो हम बीपीएससी का टेस्ट सीरीज लिए हैं, क्योंकि बीपीएससी 71वीं के लिए हमें तैयारी करनी है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग हर ऑप्शन को वो भी एक्सपैंड करेंगे। तो ये मान के चलिए 300 से 400 क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा। दोस्तों, 71वीं टेस्ट सीरीज को सोल्व करने से पहले हम लोग 17वीं टेस्ट सीरीज को हम लोग थोड़ा सा सोल्व करेंगे। इससे क्या होगा 17वीं टेस्ट सीरीज से, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि 17वीं का 71वीं में आ जाता है। जरूरी नहीं है कि 71वीं का 71वीं में आए, 17वीं का भी आ जाता है, क्योंकि बीपीएससी कभी कभी एक साल पुराना भी उठा लेता है। और कभी कभी कुछ ऐसे ही जीके जीएस होता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब चीजें हैं कि उठा लिए जाते हैं। तो हम लोग 15 टेस्ट है, इसको 7 से 8 दिन में खत्म करेंगे, 2-2 टेस्ट डाल करके, ताकि आपको 2 घंटे में 300 से 400 क्वेश्चन हर दिन मिले। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस आपको देखना है, अच्छे से वीडियोस को समझना है। हम टोटल 100 इसको पूरा एक्सपैंड करके आपको समझाते चलेंगे। तो हम 7 से 8 दिन में कवर अप कर लेंगे। चलिए देखिए, हम यहाँ पर जो आपको टेस्ट सीरीज लिए हैं वो 17वीं टेस्ट सीरीज है। पहला टेस्ट है टेस्ट 2401। अब इसको हम लोग पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है इसका, हाल ही में हाल ही में जन समाचारों में रही मेकेदातु परियोजना। ध्यान समझिए, मेकेदातु परियोजना किन नदियों के संगम तट पर स्थित है। तो दोस्तों, मेकेदातु परियोजना जो है ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। और ये कर्नाटक में जो है, ये कर्नाटक के रामनगर जिले के कनपुरा के निकट स्थित है। कहाँ पर? कनपुरा। तो कनपुरा के स्थित है। और ये जो है कर्नाटक में कौन कौन सी नदी बहती है? तो मेन जो है कावेरी है, और उसकी एक सहायक नदी है अक्रावती। कावेरी और उसकी सहायक नदी है अक्रावती, उसके संगम तट पर स्थित है। इसका मेन पर्पस है जो बेंगलुरु है और उसके पड़ोसी क्षेत्र में, वहां पर पेयजल उपलब्ध कराना और 400 मेगावाट का बिजली उत्पन्न करना। कितना? 400 मेगावाट का। तो ध्यान रखिएगा इन सारे सवालों को। अगला सवाल कहता है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, ठीक है। तो एनपीसीआई की बात कर रहा है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं और देखते हैं इनका पहला कथन क्या है। यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन है। बात सही है, क्योंकि ये खुदरा भुगतान करता और निपटान प्रणाली के लिए। सही बात है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। सही बात है। आरबीआई और भारतीय बैंक संघ में टोटल जो है, बहुत सारे बैंक है, लेकिन इनमें मेन 10 बैंक हैं जो इसके साथ में काम कर रही है। 10 बैंक कौन कौन है, मैं ये भी थोड़ा बताता हूँ आपको। 10 कोर प्रमोटर बैंक है, जिसमें स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक और एचएसबीसी बैंक। उतना याद नहीं रखना, बस याद रखना है कि ये इसकी आरबीआई की और भारतीय बैंक संघ की एक दोनों की संयुक्त प्रणाली, संयुक्त पहल है। ठीक है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 8 के प्रावधानों के तहत गैर लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया। बात सही है, यानी तीनों ऑप्शन इनके सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश लिथियम त्रिभुज का भाग नहीं है? लिथियम को हम लोग व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? व्हाइट गोल्ड। ये बीपीएससी एक बार पूछ चुका है कि भारत में लिथियम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, और ठीक है, तो ये पूछ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। और 67वीं में शायद पूछा था कि सफेद सोना से किसको जानते हैं? तो सफेद सोना को लिथियम कहते हैं। लिथियम क्या क्या बोलते हैं? सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड जो है, अब देखिए जो ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन आपका दक्षिणी अमेरिका के देशों का नाम है। तो इसमें देखिए, अगर आप दक्षिणी अमेरिका देखेंगे तो साइड में मिलेगा चिली,
चिली के इधर मिलेगा आपको बोलीविया, और इधर मिलेगा आपको ये अर्जेंटीना। तो ये 3 देश हैं, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया। ये 3 देश हैं जिनके भाग हैं, यानी आंसर क्या होगा? पैराग्वे। पैराग्वे इसका त्रिभुज का भाग नहीं है। अगला सवाल, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत सरकार का एक मिनी रत्न उद्यम है? नहीं, मिनी रत्न नहीं है। कैसा है? नवरत्न है। कैसा है ये? नवरत्न है। तो ये पहला गलत है। दूसरा है, यह विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है? नहीं, ये भी गलत है। ये जो है, ये ये जो विद्युत मंत्रालय के नहीं के तहत तो नहीं आती है, ये आती है इसको बोलते हैं हम लोग, सॉरी, नवीन और अनवीकरणीय। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नवीन और अनवीकरणीय, सॉरी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये दोनों पूछा कि कौन सा गलत है, तो दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इधर चलते हैं सवाल पर, फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, अटलांटिक डिक्लेरेशन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। बहुत अच्छा है, अटलांटिक डिक्लेरेशन अभी हाल ही में हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये पहला ऑप्शन कहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने 21वीं सदी के अमेरिकी यूरोपीय संघ आर्थिक साझेदारी के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन की घोषणा की है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और यूरोपीय संघ के बीच नहीं हुआ है, ये हुआ है यूनाइटेड किंगडम। किसके बीच हुआ है? यूनाइटेड किंगडम। तो ये गलत है। पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा कहता है, ये डिक्लेरेशन जो है, ये डिक्लेरेशन आघात सह विविध और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर केंद्रित है। दूसरा ऑप्शन जो है, ये बात सही कह रहा है, क्योंकि अब इसको समझिए, इसका जो मेन मेन पर्पस है, उद्देश्य है कि जो दोनों देशों के बीच लंबे समय से जो गठबंधन के अनुकूलित, सुदृढ़ और पुनर्कित करना है। इसके साथ साथ दोनों राष्ट्र रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। इनका मेन पर्पस ये है। तो दूसरा सही है। कौन सा सही है? तो केवल दूसरा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्वेरियन, ये सब देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, एक्वेरियन से पूछा जाता है, एक्वेरियन आयोजित किया जाता है। तो एक्वेरियन जो है, ये भारत और मालदीव के बीच होता है। किस बीच होता है? भारत और मालदीव के बीच। ये अभी 12वां संस्करण जो है इसका, कौन संस्करण? 12वां संस्करण जो है, ये उत्तराखंड में हुआ है। जून 2023 में हुआ था। तो इसका 12वां संस्करण ध्यान रखिएगा, उसका अभी नहीं हुआ है। 12वां संस्करण उत्तराखंड में हुआ है, भारत के उत्तराखंड में। 7वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने फतह, नाम से ही लग रहा है ना कि ये कोई मुस्लिम कंट्री होगा, है ना? फतह नामक हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित की है? ईरान। इसका आंसर क्या होगा? ईरान। अभी ईरान और किसके किसके बीच युद्ध चल रहा है? जल्दी से बताइए आप लोग। ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है। इजराइल जो है मार के गर्दा उड़ा दिया ईरान को अभी। अगला सवाल पे चलते हैं। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का नाम क्या है? ठीक है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का नाम क्या है? तो समझते हैं इसको हम लोग। इसका आंसर है MV एक्सप्रेस। MV एक्सप्रेस। ठीक है, MV एक्सप्रेस। अच्छा, फतह के बारे में थोड़ा सा अगर आपको हम और बता दें, इसकी जो रेंज कितनी है, फतह की रेंज कितनी है? 1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर इसकी रेंज है, यानी 870 माइल। ठीक है, और ये कम से कम 5 मैक गति से उड़ सकता है। मैक गति किसे किसे बोलते हैं? जल्दी से आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन लॉन्च किया है? पोषण ट्रैकर, देखिए नाम से नहीं लग रहा है कि ये खाने पीने से संबंधित है ना? अब पोषण पर किसको ध्यान देना चाहिए? ये पोषण पर किसको ध्यान देना चाहिए, जल्दी बताइए।
महिला को, किसको ध्यान देना चाहिए? महिला को। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इनका मेन पर्पस है कि आंगनवाड़ी के जो केंद्र है उनको 360 डिग्री से से उसको सुदृढ़ करना है, और इसके लिए जो जितने भी प्रवासी श्रमिकों को मोबाइल फ़ोन पर पोषण ट्रैकर ऐप के उपयोग कर से अपनी जो नर्सरी तक पहुँचाने की अनुमति देगा। ठीक है। अगला सवाल है, भारत के रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस देश से MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान किया है? MQ-9B, तो MQ-9B जो है ये यूएसए से खरीद रहा है भारत। किससे खरीद रहा है? अमेरिका से खरीद रहा है। ठीक है। ये जो ड्रोन है बहुत ही हम लोग कह सकते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत ही अच्छा बना हुआ है, और कहा जाता है कि ये इसका जो यूज़ है हम लोग बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे आर्मी लोगों के पास गोला बारूद पहुँचाने के काम आएगा। ठीक है। और ये जो सशस्त्र बल है इसको और मजबूत करेगा। ये बॉर्डर पर निगरानी करने के लिए ये मदद करेगा, है ना? तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अगले सवाल को देखते हैं। भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लीजिए, दृष्टि का क्वेश्चन बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो कहता है कि भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण का संबंध में विचार कीजिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार लेन-देन में भारतीय रुपए का उपयोग को बढ़ावा शामिल है। देखिए, भारत सरकार जो है ना, ये हाल ही में जो इंटरनेशनल रिलेशन को जो था उसको इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है, जिससे तहत कि जो सीमा के पार में जो हमारी जो स्थानीय मुद्रा का उपयोग है उसका बढ़े, और इससे आयात-निर्यात को बढ़ावा मिले। क्योंकि हमारा मुद्रा दूसरे देश में जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है, इससे हमारे मुद्रा का मजबूती मिलेगा और बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन क्या है? सही है। दूसरा, यह मुद्रा के अधिमूल्यन के साथ-साथ विनिमय दर की स्थिरता को कम करके ज़ाहिर-सी बात है कि जब हमारा मुद्रा दूसरे जगह जाएगा तो हमारा अर्थव्यवस्था कैसा होगा? मजबूत होगा, और क्या कहते हैं हम लोग हमारा जो पैसा डॉलर के मुकाबले में आगे भी जाएगा। तो दोनों सही है। कौन-सा सही पूछ रहा है इन्होंने? तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन-सा देश ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है? ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है। तो ग्लोबल साउथ जो है, इसमें 3 देश मतलब है तो बहुत सारे देश, ये मुख्य रूप से जो है उन देशों से संबंधित है जो विकासशील हो और कम विकसित हो, अथवा अविकसित हो। ठीक है। ये ग्लोबल साउथ जो है किसका हिस्सा है? तो ये जो, या तो देखो, अभी देखिए, चाइना क्या है? चाइना वैसे तो है विकसित, लेकिन अपने आप को विकासशील कहता है, तो इसका हिस्सा है। भारत विकासशील है, हिस्सा है। इंडोनेशिया कैसा है? कम विकसित है, ये भी विकासशील का है, ये भी तीनों हिस्सा है। यानी ऑस्ट्रेलिया इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कैसा है? विकसित देश है। कैसा है? विकसित देश है। ठीक है। तो इसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका और कुछ एशिया के देश शामिल है। अगला सवाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखते हैं हम लोग। राज्यसभा के सभापति 6 सदस्यीय समिति का हिस्सा होते हैं। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के नामों की सिफारिश करती है। जरा हम इसको ध्यान से समझे। ठीक है, कि इसमें पहले तो ये देखते हैं क्या पूछा है, कौन-सा सही है। तो दोस्तों, इनके जो अध्यक्ष हैं और इनके सदस्य का नाम का सिफारिश राज्यसभा के सभापति नहीं करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो ये तो पहले बात तो गलत हो गया। ठीक है, तो ये पहला क्या हो गया? गलत हो गया। क्योंकि मानवाधिकार आयोग जो है, ये थोड़ी-सी इसकी अगर हम चर्चा करें, एक वैधानिक निकाय है, जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं सम्मान से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी, ये 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। तो 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, और एक्ट 1993 के तहत हुआ था। ठीक है। इसमें 5 अध्यक्ष होते हैं, सॉरी 1 अध्यक्ष होते हैं और 5 जो सदस्य होते हैं, और 7 इसमें जो है डीम्ड मेंबर होते हैं, मानद सदस्य होते हैं। ठीक है। इनका जो अध्यक्ष होता है, ये पूर्व
और कहते हैं कि पूर्व सीजेआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जज होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के। तो इनका जो राष्ट्रपति सबकी सिफारिश करता है, राष्ट्रपति सबकी वो करता है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। तो पहला तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है, अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए 70 वर्ष की आयु तक पद पे बने रहते हैं। हाँ, दूसरा सही है। दूसरा क्यों सही है? इसका जो नियम कहता है कि या तो 3 साल पहले पूरा हो या 70 साल, जो भी पहले पूरा हो जाएगा, बंदा फिर रिटायर हो जाएगा। दूसरा क्या है? सही है। तीसरा है, यह आयोग कथित मानवाधिकार उल्लंघन के तारीख से 1 वर्ष के पश्चात किसी भी मामले का जांच नहीं कर सकता। यानी कि 1 वर्ष के भीतर जो है इन अपना रिपोर्ट भी देता है और इसकी इतनी पावरफुल होता है कि भारत के किसी भी कोर्ट से किसी भी कोर्ट में जाके केस लड़ सकता है। भारत के किसी भी व्यक्ति से मानव संबंधित कोई भी अधिकार होता है तो ये उससे क्या करता है? अपना न्यायिक कार्रवाई के साथ-साथ सिविल न्यायालय की शक्तियाँ इसके पास होती है। ठीक है। ये केंद्र अथवा राज्य अधिकारियों की जो सरकार के अधिकारी है, जाँच एजेंसी है, उनका सेवाओं का प्रयोग कर सकता है ये। और 1 साल के भीतर कोई भी घटना हो, 1 वर्ष के भीतर हो, इसकी जाँच करने का अधिकार रखता है। ये भी सही है, यानी सही कौन है? बी और ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है? आईसीजीएच 2023। तो हमारा आईसीजीए 2023 जो हुआ था, ये नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था और इसका मेन पर्पस था हरित हाइड्रोजन की पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना और वैश्विक डिकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों के लिए एक प्रणालीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। ठीक है। भारत ने एक टारगेट लिया है, आपको भी पता है कि 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन पर वो करना, 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन करना है और 2050 तक जो है ये एक लक्ष्य को टारगेट हासिल करना है जिससे कि जीरो कार्बन इमिशन को पहुंच सके। अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत 6G अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहले देखते हैं क्या कौन सही है, यानी सही बातों पर हम चर्चा करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय वायरलेस संरचना की अगली सीमा 6G प्रौद्योगिकी के नवाचार एवं नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए भारत 6G अलायंस लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए पहली बात बता दूं, प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नहीं किया है, ये किसने किया है? दूरसंचार विभाग ने किया है। किसने किया है? संचार मंत्रालय की तरह आता है दूरसंचार विभाग, तो ये तो पहला ही गलत हो गया। ठीक है। दूसरा है, इससे भारत को 6G प्रौद्योगिकी के विकास करने और उसे अपनाने में सहायता मिलेगी, जिसका अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकंड। अगला सवाल, सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सियाचिन ग्लेशियर आपको पता है ये भारत में सॉरी दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू ग्लेशियर है ना? और यहाँ पर भारत ने कई ऑपरेशन चलाए हैं पाकिस्तान के विरुद्ध। जो ऑपरेशन चला था उसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत, आपको याद भी होगा, राजीव गांधी के समय में चला था, है ना? तो उससे संबंधित कुछ कथन है, इसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं। पहला कथन कहता है, तजाकिस्तान के तजाकिस्तान के फेनजेको ग्लेशियर के बाद विश्व के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। हाँ, सही है। सही पूछा इन्होंने, तो ये सही है, पहला सही है। तजाकिस्तान में जो है फेनचेको ग्लेशियर है, उसके बाद गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्र की बात नहीं कर रहा है, गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। दूसरा है, जास्कर नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती नहीं, ये गलत है। जास्कर नदी जो है सियाचिन ग्लेशियर से नहीं निकलती है। ठीक है। तीसरा कह रहा है, ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। अभी अभी आपसे हम चर्चा कर रहे थे,
है ना? ठीक है, कि ये सही है, तीसरा सही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है पहला और तीसरा। अच्छा, यहाँ से एक नदी निकलती है उसका नाम क्या है? नुब्रा नदी। सियाचिन ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसका नाम क्या है? नुब्रा, नुब्रा नदी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी, पहला और तीसरा। हाल ही में समाचारों में रहने वाली लंबानी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस समिति ने शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट जीरो एफआईआर की सिफारिश शुरू की थी? आपको पता है जीरो एफआईआर क्या होता है? जीरो एफआईआर ऐसी एफआईआर होती है जिसमें किसी भी पुलिस स्टेशन द्वारा, चाहे उसका क्षेत्र हो या नहीं हो, अधिकार दर्ज तब दर्ज किया जाएगा जब उसे संज्ञेय अपराध के बारे में शिकायत प्राप्त होगी। यानी कहने का मतलब, अगर आपका आपका अपराध यहाँ हुआ है और आप कहीं ट्रैवलिंग करके दूसरे जगह जाएँगे, तो वहाँ भी उस अपराध को दर्ज कर लिया जाएगा, एफआईआर दर्ज कर लिया जाएगा और जिस आप पुलिस स्टेशन से संबंधित हैं, वहाँ उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। उसे कहते हैं ज़ीरो एफआईआर। तो पूछा जा रहा है ज़ीरो एफआईआर की सिफ़ारिश किसने किया था? तो ज़ीरो एफआईआर की सिफ़ारिश जो है न्यायमूर्ति वर्मा समिति के, हाँ, वर्मा समिति जो है इनके समर्थन के बाद हुआ था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, वर्मा समिति की सिफारिश पर 2012 में इसका क्या हुआ था? 2000 2012 में। अच्छा, 2012 में क्यों हुआ था पता है आपको? पेन जो है ना थोड़ा-सा नहीं चल रहा ढंग से। 2012 में उस समय निर्भया कांड हुआ था। तो निर्भया कांड के बाद उसका एफआईआर नहीं लिखा गया था, जिससे कारण बहुत बवाल हुआ था। तो इसीलिए निर्भया कांड के लिए उसके बाद जो है वर्मा समिति की गठन की गई थी और एक इन्होंने कहा ज़ीरो एफआईआर का प्रावधान किया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में शीर्ष पर है? तो ये आपका है तमिलनाडु। कौन-सा है ये? तमिलनाडु सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। उसके बाद कौन-सा आता है? महाराष्ट्र आता है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में समाचारों में रहा कास पठार भारत के किस राज्यों से संबंधित है? देखिए, ये समाचार जो है ना, ये हाल ही में समाचार, ये समझिए करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, तो ऐसे ही पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। कास पठार जो है, कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है? इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर फूल का उत्पादन होता है। 2012 में यूनेस्को ने विश्व प्रकृति विरासत में इसको शामिल किया था। अगला सवाल है, बिहार शतरंज संघ द्वारा आयोजित बिहार अंडर 11 बालिका शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जो है मोहिनी ने जीती है। ये छपरा की रहने वाली मोहिनी जो है, इन्होंने स्टेट अंडर 11 बालिका जो है, ये शतरंज चैंपियन का खिताब जीता है। तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये सब देखो छोटे-छोटे करंट अफेयर से चीज़ें हैं, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और समझते चलेंगे। कहा 2023 में बिहार रत्न सम्मान किसे दिया गया है? तो ये सोनी चौधरी को दिया गया है ना? किसको दिया गया है? बिहार रत्न सम्मान, भारत रत्न सम्मान नहीं है, ध्यान रखिएगा। बिहार रत्न सम्मान किसको गया है? विश्व, ठीक है, सोनी चौधरी को दिया गया है। नेक्स्ट, 23 नंबर, बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा? ये आपसे बहुत बार पूछा हुआ है ना? मतलब करंट अफेयर में आया, बीपीएससी पूछा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। कौन-सा है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा, जहाँ की अ, ताकि जो 24 घंटा उपलब्ध रहे और किसी को भी ब्लड की दिक्कत ना हो। अगला सवाल है, लखीसराय जिले में शाल भंजिका मोक्ष देवी की एक बहुमूल्य मूर्ति मिली है। ये प्राचीन इतिहास से किस काल से संबंधित है? ये लखीसराय में जो नदी में निकला था बालू की खुदाई के होते समय, तो ये उसी समय है। किऊल नदी में मिला था, रामपुर बालू घाट पर मिला था। ये जो है ऐसा, जब उसको वैज्ञानिक ने रिसर्च किया तो कहा ये कुषाण काल के लगते हैं। किस काल लगते हैं? कुषाण काल के लगते हैं। साल भंजिका मोक्ष देवी को दर्शाया गया है।
जो लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। और ये बौद्ध के लोग इसे लोक देवी के रूप में पूजते थे। तो ये पूछा जाएगा, ये साल भंजिका मोक्ष देवी किस धर्म से संबंधित था? तो बौद्ध धर्म। किससे था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं हम लोग भी। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है देश का सबसे बड़ी हड्डी अस्पताल बिहार में। अच्छा, पहले देखते हैं इसका ये क्या क्या कहा जा रहा है कि गलत या सही। कौन से सही है? क्या ढूंढना है इसमें? कौन से सही है? तो चलिए जरा देखते हैं सही के लिए। देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बिहार में बनाया जा रहा है। नहीं, सबसे बड़ा नहीं, दूसरा सबसे बड़ा बनाया जा रहा है। तो पहला गलत है। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा होगा जो पटना में होगा। सबसे बड़ा कहाँ है? गुरुग्राम में, हरियाणा में, जिसमें लगभग 400 बेड हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है लेबर 20 शिखर सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया। सही बात है। गायत्री कुमारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यानी 25 का क्या हो गया? सेकेंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के जो शेखपुरा जिले की लड़की थी, वो जो स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एएनएम थी, गायत्री कुमारी, उसको 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पुरस्कार मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा दोनों करंट अफेयर। राज तरंगी किसके द्वारा लिखा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। कलहन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है राज तरंगिणी, है ना। भारत सरकार ने बिहार में राज्य मार्गों के उन्नयन के लिए किस संगठन के साथ 295 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो बिहार सरकार जो है, ये आपको पता होगा न्यू एशियाई विकास बैंक, न्यू एशियाई विकास बैंक के साथ इन्होंने, इसकी मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। कहाँ है? मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। तो वहाँ है। हम्म ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, बिहार में जैविक कॉरिडोर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, इस योजना के तहत राज्य के चयनित 13 जिलों में कुल 2000 एकड़ क्षेत्र के जैविक क्षेत्र बनाया गया है। इस योजना की अवधि वर्ष 2022-23 से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कर दी गई है। इस योजना के तहत पहले साल किसानों को प्रति एकड़ 11,500 रुपये अनुदान दिए जाएंगे। देखो, इसमें जो बात कर रहा है तीसरा, तो बिल्कुल सही है। पहला आपको जो कहता है चयनित 13 जिलों में 20,000 एकड़ क्षेत्र को जैव, हाँ सही बात है। 13 जिला चयनित किया गया, 20,000 एकड़ क्षेत्र को बनाया गया। ये 2030 तक नहीं किया गया है। ये इन्होंने जो है, ये जो आप बोल रहे हैं 2030 तक, ये गलत दिए। ये 2025 तक बढ़ाया गया, 2025 तक बढ़ाया गया। तो ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा। अगला सवाल पे चलते हैं। बिहार के मलमास मेला, देखिए बीपीएससी मलमास मेला से सवाल पूछती है, ध्यान रखिएगा। मलमास मेला के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ये बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ये 5 वर्ष में नहीं होता है, ये 3 वर्ष में होता है। कितने वर्ष में होता है? 3 वर्ष में होता है। तीन उन्होंने गलत दिया है। कितने वर्ष में होता है? 3 वर्ष में होता है। पहला गलत है। इस मेले के दौरान राज्य में कहीं भी कोई पूजा और विवाह समारोह या शुभ कार्य नहीं होता है। सही बात है, क्योंकि मलमास मेला जो 3 साल पे लगता है, हिंदू धर्म मान्यता है कि मलमास मेले के दौरान राजगीर के उष्ण जल के कुंड में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। परंपरा के अनुसार है कि मलमास मेले के दौरान 33 करोड़ देवी देवता राजगीर में प्रवास करते हैं। इस दौरान देश भर से हजारों श्रद्धालु राजगीर में पूजा अर्चना करने और ब्रह्म कुंड में स्नान करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि मलमास मेले के दौरान कोई भी देश भर में कोई भी पूजा पाठ विवाह समारोह नहीं होती। सिर्फ सिर्फ राज्य ही नहीं, पूरे देश भर में नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, ठीक है, कोई भी
कहते हैं कि मेले के ध्वजारोहण के दौरान जो उच्च मंत्री जो हैं, सॉरी, जब ध्वजारोहण होता है तो मंत्रोच्चारण करना और पीला वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। चलिए, हमें तो इतना जो 2 ऑप्शन था इस पे देखना था कौन सही है। ऑप्शन नंबर सिर्फ 20 सही है। अगला सवाल देखते हैं। बिहार की प्रथम खेल अकेडमी बिहार की प्रथम खेल अकेडमी विश्वविद्यालय राज्य के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? राजगीर में। नीतीश कुमार जो हैं वो राजगीर से उनका ज़्यादा लगाव है क्योंकि वो नालंदा जिले से हैं और राजगीर थोड़ा-सा डेवलपिंग एरिया करने के लायक है, वहाँ पे खाली जगह बहुत ज़्यादा है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ग्रंथ किसका हिस्सा है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 क्या है? उपनिषद है। 6 क्या है? उपनिषद है। सॉरी, 6 क्या है? वेदांग है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। वेद और वेदांग, ठीक है। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, है ना? निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अगर हम थोड़ी-थोड़ी चर्चा कर दें, शिक्षा का मतलब शिक्षा से है, ठीक है, कि उच्च और वैदिक पाठ के नियमों पर केंद्रित था। छंद मतलब काव्यात्मक संबंधित था। व्याकरण से भाषा संबंधित था। हाँ, ये सारी चीज़ था। नेक्स्ट सवाल है, वेद और ब्राह्मणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही सुमेलित है? हाँ, कौन सा वेद का कौन सा ब्राह्मण है? देखिए, ऋग्वेद। ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण है? ऐतरेय ब्राह्मण। तो ये गलत हो गया। जब पहला गलत होगा तो दूसरा भी गलत होगा क्योंकि इसका मिलता इसमें है। और इसी का क्या है? कौशिकी भी है। तो तीनों गलत हो गया। देख रहे हैं, एक से तीनों पकड़ा गया। खैर, तीनों पर भी चर्चा हम कर देंगे। ये यजुर्वेद का भी क्या है? यत्रेय है। यजुर्वेद का भी क्या है? यत्रेय है। ठीक है। सामवेद का जैमिनी है। क्या है? जैमिनी है। जैमिनी है। तो ये तो हमारा आंसर क्या हो गया? अथर्ववेद। अथर्ववेद है क्या है? गोपथ। क्या है? गोपथ। ऑप्शन नंबर डी। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है? ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद का क्या है? तैत्रेय। सॉरी, मैंने गलत मिला दिया। यजुर्वेद का क्या है? तैत्रीय। ठीक है, तैत्रीय ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण। और सामवेद का क्या है? जैमिनी। क्या है? जैमिनी। अगला, बौद्ध धर्म के निम्नलिखित ग्रंथों से किसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों का जातक कहानी है? हाँ, ये बहुत बार पूछा गया है। जातक कहानी किसमें है? सॉरी, हाँ ठीक तो हम लोग, हाँ जातक कहानी। तो क्या है? खुद की निकाय। किसमें? जो जातक की कहानियां है ये खुद की निकाय में पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो आपका अलग-अलग है अंगुत्तर निकाय में किसकी चर्चा है? 16 महाजनपद की चर्चा है। अभिधम पिटक में क्या है? जो उनके नियम है, नियम कानून है, उसकी चर्चा किया गया है ना? मेगास्थनीज, जिन्हें भारतीय इतिहास का पहला राजदूत माना जाता है, किस राजा के दरबार में आया था? बहुत बार पूछा गया है ना? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज के बारे में आपको पता है? किसका था ये राजदूत? था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि जब ये युद्ध हुआ तो युद्ध के बाद सेल्यूकस निकेटर हार गया तो उसकी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। तब उसने अपना जो राजदूत था, जो उसने भेजा था किसको? मेगास्थनीज को। आइए, क्वेश्चन नंबर 35। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। चलिए मिलान करते हैं। फाहियान। फाहियान क्या था? चीनी बौद्ध यात्री था जो गुप्त शासन काल चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। तो ए का कोई ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ चले गए? फाहियान। अच्छा, वो नहीं दिया है, राजवंश का नाम दिया, किस राजवंश के दौरान आया था? तो कौन सा हो गया? गुप्त वंश हो गया। क्या हो गया? गुप्त वंश। पहला का ए ही हो जाएगा। हेनचांग
ईनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था, तो वर्धन वंश हो गया। ठीक है, वर्धन वंश हो गया। ठीक है, एक का पहला और दूसरा ऐसे मिलते जाएगा। तो एक क्वेश्चन मिल रहा है क्या? ए का पहला, बी का दूसरा। ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, देखो। अल मसूदी गुर्जर प्रत्यार में, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख और उसका काल सही सुमेलित नहीं है? तो जरा समझेंगे अभिलेख के बारे में और उसके काल के बारे में समझेंगे। खारवेल का हाथी गुम्फा, राजा खारवेल का जो हाथी गुम्फा था। अच्छा, थोड़ी थोड़ी हम लोग डिटेल में भी समझ लेंगे। हालांकि मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो आप बोर हो जाए, इसलिए मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ। तो मैं डिटेल में भी डिस्कस कर देता हूँ। जो हाथी गुम्फा शिलालेख है, ये कलिंग राजा जो थे खारवेल, कलिंग के राजा कौन थे? खारवेल थे, जिन्होंने बनवाया था। इन्होंने पहली शताब्दी में बनवाया था। कब बनाया था? इन्होंने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, विशेष रूप से 150 से 200 ईस्वी में बनाया था। तो पहला का क्या है? तो इन्होंने, अच्छा, सही सुमेलित नहीं है, सॉरी, करेक्ट। तो ये तो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पांचवी दे रखा है, तो पहला सही सुमेलित नहीं है। दूसरा है रुद्रदामन का जूनागढ़। जूनागढ़ का जो शिलालेख है, ये आपका 150 ईस्वी में हुआ था। तो ये दूसरी ही शताब्दी में हुआ था। सही बात है, दूसरी ही शताब्दी में हुआ था। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त्री, जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख है, ये इनके दरबारी कवि थे, जिनका नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन। तो इन्होंने, दरबारी कवि हरिसेन जो थे, वो इलाहाबाद में उन्होंने उनके शासन काल के दौरान 360 ईसा पूर्व यानी चौथी शताब्दी में, ठीक है, ये भी सही है, 360 ईसा पूर्व में ये हुआ था। ये 150 ईसा पूर्व में हुआ था। ये ये जो है वो 150 से 200 ईसा पूर्व में माना जाता है ना, हाथी गुम्फा। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्त्री। हाँ, पुलकेशिन द्वितीय जो है, ये ऐसा कहा जाता है कि राजा पुलकेशिन द्वितीय ने जो है, ये रवि कृति द्वारा रचित था। जो पुलकेशिन द्वितीय की एहुल प्रस्तुति है, ये इनके दरबारी कवि थे, जिनका नाम था रवि कृति। रवि कृति ने 1634 ईस्वी में, 1634 ईस्वी में रचा था, जब इन्होंने इनको वर्धन वंश के जो शासक थे हर्षवर्धन को संगम, सॉरी, नर्मदा नदी के तट पे हराया था, है ना। तो ये भी 7वीं शताब्दी, ये भी सही है। यानी ऑप्शन सिर्फ पहला है जो सही सुमेलित नहीं है। अगला है, सुमेलित कीजिए। देखो, ये एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे था? हड़प्पा किस नदी के किनारे था, जल्दी बताइए। हड़प्पा था रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी किनारे। तो पहला का दूसरा, देखो, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। ठीक है। अब बी समझते हैं, बी समझते हैं। चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो था सिंधु नदी के तट पर। कौन सा नदी के तट पर था? सिंधु नदी के तट पर। तो बी का पहला, ऑप्शन नंबर सी मिल गया। कालीबंगा, गग्गर नदी, धौलावीरा, लूनी नदी। तो ये इस तरह से आपको मिलान होंगे। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो में नहीं पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में, देखिए, नाचती हुई महिला, ये तो पाई गई थी। ठीक है। तो ये, क्योंकि ना ये सबसे याद रहेगा कि क्या पाया गया था, क्या नहीं पाया गया था। मातृ देवी की मिट्टी की आकृतियां, ये भी पाया गया था। पशुपति की मुहर, ये भी पाया गया था। और ये दफनाए गए मृद भांड, ये मोहनजोदड़ो में नहीं था, ये हड़प्पा में था, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी। 39, निम्नलिखित में से कौन सा पुराण सबसे प्राचीन है? बहुत बार पूछा गया है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। ठीक है। ये 18 पुराणों में से मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन माना गया है। और ठीक है, इनकी जो मत्स्य पुराण ज्ञान है, मनोरम कहानियां और दिव्य ज्ञान का संग्रह है। तो इसको सबसे प्राचीन माना गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है।
भगवद गीता महाभारत के किस भाग से ली गई है? भगवद गीता महाभारत के किस भाग से ली गई है? जल्दी से बताइए। ये भीष्म पर्व से लिया गया है। महाभारत में अलग-अलग पर्व हैं, अलग-अलग पर्व हैं। भगवद गीता में लगभग 700 श्लोक है, हिंदू धर्म वाला ग्रंथ है, जो भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक भाग्य है। ठीक है। इनमें 7 पर्व है महाभारत में, तो इनमें से सबसे मेन पर्व है भीष्म पर्व, वहीं से भगवद गीता लिया गया है, जहाँ पे भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को ज्ञान देते हैं। अगला सवाल, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित प्रसिद्ध हाँ, दसराज युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था? ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दसराज युद्ध का जो है जिसमें 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसे जाना जाता है, जिसका इसका उल्लेख जो है दसराज युद्ध के बारे में, इसकी उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद में है। कहाँ है इसकी उल्लेख? तो ऋग्वेद में इसकी उल्लेख है। मेरा पेन सही से नहीं चल रहा है, तो इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो सुनिएगा, ऋग्वेद में सम्मिलित है। दसराज का जो नेतृत्व था, ये भरत जो था, ये नाम का कबीले था, जो कि इनका नेतृत्व कर रहा था। और ये जो था, ये पुरुषनी नदी के तट पे लड़ा गया था, जिसे अभी के समय में हम लोग रावी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? रावी नदी। तो ध्यान रखिएगा, परुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी है। अगला सवाल है, बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सही सुमेलित है? बहुत तरह अच्छे-अच्छे सवाल हैं, ध्यान रखिएगा। बौद्ध निर्माण, अब सबसे समय महाभिनिष्क्रमण सही सुमेलित पूछ रहा है ना? महाभिनिष्क्रमण प्रथम उपदेश को नहीं कहा गया है। प्रथम उपदेश जो था, वो धर्म चक्र परिवर्तन था। तो ये इसका था। ठीक है। महाभिनिष्क्रमण किसको कहा गया है? गृह त्याग को कहा गया है। जब गृह त्याग करता, तब क्या होते हैं? महाभिनिष्क्रमण। सॉरी, पेन से ही नहीं चल रहा। ठीक है। महापरिनिर्वाण, उसके अस्तित्व का अंत। ठीक है। निर्वाण क्या है? बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति। निर्वाण क्या है? बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति है, जो 35 वर्ष की आयु में हुआ था। तो इनका सही मिलान क्या है? बी है। अगला सवाल, आज हम लोग इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपका फीडबैक कमेंट बढ़िया आएगा, तो फिर हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे इस तरह से। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। बौद्ध संगति और घटना, यानी सारे बौद्ध संगति, देखिए सारा रिवीजन हो रहा है एक तरह से आपका, है ना? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? ये हुआ था राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। अच्छा, थोड़ी-थोड़ी अगर हम लोग इसमें डिटेल में भी चर्चा कर लें, तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, है ना? प्रथम जो हुआ था बौद्ध संगति, राजगृह में हुआ था। ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था, 483, जिस समय बुद्ध की क्या हुआ थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था, ये वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। ये 100 साल बाद हुआ था, 383 में हुआ था। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था, ये अच्छा हाँ, द्वितीय के जो अध्यक्ष थे साबक मीर। कौन थे? साबक मीर। तृतीय बौद्ध संगति पटना में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। इनके कौन थे? मोगलीपुत्र। कौन थे? मोगलीपुत्र। ये 255 ईसा पूर्व में हुआ था। कहीं-कहीं पे 250 भी मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी 255 मानता है, तो 255 हम लोग बोलेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? ये कश्मीर में हुआ था। ये अश्वघोष ने कराया था। किसने? वसुमित्र। वसुमित्र थे, और इनके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अच्छा, सबके राजा का नाम अगर आपसे पूछा जाए, तो प्रथम बौद्ध संगति समय में कौन थे? अजातशत्रु। द्वितीय में कौन था? कालाशोक, शिशुनाग वंश का शासक था। ठीक है। तृतीय में अशोक मौर्य वंश का था, और चौथे में कनिष्क था, महान कनिष्क, जिसने कहा था कुषाण वंश का शासक था। तो पहला का दूसरा, दूसरा का तीसरा, तीसरा का पहला, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है, अगला सवाल। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ध्यान समझिएगा। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म की मठवासी संहिता है। नहीं जी, ये उपदेश है, इसमें क्या है? उपदेश है, तो गलत है ये। विनय पिटक बौद्ध धर्म के उपदेश है। अरे उल्टा लिख दिया है भाई। ये मठवासी नियम, मठवासी किसको कहते हैं हम लोग? नियम कानून, यानी मठ में जो नियम होते हैं उस नियम कानून को मठवासी संहिता कहते हैं। तो ये भी गलत लिख दिया इन्होंने, उल्टा कर दिया है, उल्टा कर दिया इन्होंने, है ना। तीसरा है मिलिंद पहो मोगली पुत्तिस और नागसेन के बीच संवाद था। नहीं 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 नहीं। मिलिंद पहो राजा मिलिंद था और बौद्ध भिक्षु जो था भिक्षु नागसेन के बीच था। ठीक है, मोगली पुत नहीं था, राजा नागसेन थे। सॉरी, मिलिंद और नागसेन, ये भी गलत है। महाविभाषास्त्र वसुमित्र द्वारा लिखा गया था। हाँ, ये सही बात है, ये सही बात है। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग के बुद्ध के रूप में संदर्भित किया जाता है? स्वर्ग के बुद्ध, ध्यान समझिएगा, स्वर्ग के बुद्ध के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो ये अमिताभ। अबे अमिताभ कौन है भाई? ठीक है, अमिताभ को स्वर्ग का बुद्ध कहा जाता है। ये शुद्ध भूमि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे अमिताभ है, ये किसी का नाम नहीं है, ये स्वर्ग का बुद्ध शुद्ध भूमि से जुड़ा हुआ, इसे कहा जाता है। जैसे ये आपका है क्या? पदपाणी। पदपाणी जो है अव अवलोकितेश्वर के रूप में जाना जाता है। ये करुणा का बोधिश्व है। ठीक है, मैत्रेय। मैत्रेय में भविष्य का बुद्ध, भविष्य का बुद्ध कहा जाता है मैत्रेय को। वज्रपाणिनि एक बोधित्व है जो बुद्ध की शक्ति को प्रतिनिधित्व करता है। ये चारों का अलग अलग मीनिंग है। वज्रपाणि क्या है? एक बोधित्व है जो बुद्ध, सभी बुद्ध की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। बोधि वृक्ष कह सकते हैं इसको आप लोग, है ना। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। समझते हैं सूची 1 सूची 2 को। सबसे पहले, हाँ, विश्वविद्यालय और इनके संस्थापक। ठीक है, आप लोग भी मिला सकते हैं, है ना। तो जरा देखते हैं। सबसे पहले नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो है सबसे सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। और प्राचीन है ये किसके समय में इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना गुप्त राजवंश के समय में हुई थी। कुमार गुप्त ने किया था। तो कुमार गुप्त प्रथम ने किया था गुप्त वंश के समय में। विक्रमशिला, विक्रमशिला ये पाल वंश से संबंधित है। राजा जो धर्मपाल थे, ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना किया था। पाल राजा धर्मपाल 7वीं सदी में इनकी स्थापना हुई थी। ये भागलपुर में स्थित है। जगदल, ये जगदल जो है, या इसकी स्थापना राजा रामपाल ने किया था 11वीं सदी में। वल्लभी, वल्लभी में ये गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे, ठीक है, उसके सॉरी मैत्रेय वंश के जो राजा थे भट्टारक, इन्होंने इसकी स्थापना किया था। पहले का चौथा, दूसरे का पहला, और लगातार है ना। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, नहीं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के नाम ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में किसका मिलता है? किन जैन तीर्थंकर का नाम मिलता है? देखिए, इसमें दो लोगों को मिलता है। एक ऋषभदेव का भी नाम मिलता है और एक अरिष्टनेमी का भी नाम मिलता है। ऋषभदेव क्या में थे? अंतिम कौन थे? महावीर थे। अंतिम कौन थे? महावीर थे। ठीक है, और जो अरिष्टनेमी है और ऋषभदेव, संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे इनके संस्थापक। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म की प्रतिज्ञाओं का हिस्सा नहीं है? कौन सा जैन धर्म के प्रतिज्ञाओं का हिस्सा नहीं है? तो जरा इसको हम लोग समझते हैं। अहिंसा, ये है, हाँ है। सत्य,
ठीक है, यानी अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, ये भी है। अपरि अपरिग्रह यानी संग्रह नहीं करना, ये भी है। गृहस्थ, इसमें गृहस्थ जीवन के बारे में नहीं कहा गया है। इसमें कहा गया है कि गृहस्थ जीवन नहीं जीना है। इसीलिए इसी कारण से जैन धर्म थोड़ा डाउन हो गया, क्योंकि गृहस्थ जीवन को इन्होंने नकार दिया, जिसके कारण लोग इससे हटने लगे। बौद्ध में गृहस्थ जीवन को नकारा नहीं गया था। ठीक है, अगला सवाल है, जैन धर्म में महावीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं ढूंढना है, समझिए। महावीर ने ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति किया था, सही बात है। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश पावापुरी में दिया था, सही बात है। महावीर ने पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति का भाग लिया था, हाँ, ये भी मुझे सही नहीं लग रहा है। महावीर कहाँ से ले गए प्रथम जैन संगति में? उनके मरने के बहुत बाद हुआ था। महावीर ने जैन धर्म के 5 व्रतों में ब्रह्मचर्य को सम्मिलित किया था। हाँ, ये सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी नहीं सही है। अंतिम सवाल 50 के सेगमेंट में डाल रहा हूँ, अगर आपके कमेंट बढ़िया आएंगे तो हम 150 बहुत जल्द अपलोड करेंगे। शादवाद और अनेकांतवाद के सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ध्यान से समझिएगा, किससे संबंधित है ये शादवाद। ये जैन धर्म जो है वो अनेकांतवाद और शादवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, किसने दिया था? जैन धर्म दिया था। जैन धर्म कहना था कि एक ऐसी धारणा था जिसके अनुसार कोई भी वस्तु एक साथ अस्थायी होने के साथ साथ परिवर्तन के से भी गुजरती है, जो निरंतर निरंतर अपरिहार्य दोनों होती है। ये किसका कहना था? जैन धर्म का कहना था। और इसने श्यायवाद का मतलब था कि उससे स्थिरता उसमें नहीं होती है, ठीक है, निरंतर ही नहीं होती है। और अनेकांतवाद यानी कि अनेकांतवाद का मतलब इंद्रियों को जो है वो शांत देना चाहिए, कुछ समय के लिए स्थिर देना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। जय हिंद।